सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीजीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 चैप्टर 2 के वीडियोस हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। चैप्टर 2 का एक्सरसाइज नंबर 3 जो है बचा हुआ है। ठीक है। तो साथ ही साथ जो है अब जो है साइंस के भी पैरेलली क्या होगा, मैथ्स के वीडियोस और साइंस के वीडियोस जो है पैरेलली आपके लिए जो है अवेलेबल होते जाएंगे। ठीक है। तो जिस तरीके से आपने मैथमेटिक्स को ध्यान से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, आपने डाउट्स पूछे हैं, उसी तरीके से आई होप आप लोग साइंस को भी उतना अच्छे से आप क्या करोगे, इसको पढ़ोगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि जैसे वीडियोस पे व्यूज जो है काफी ज्यादा है, 200 300 इवन 800 900 तक के व्यूज हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आप लोगों ने चैनल को बहुत कम सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियोस को देखते हो या किसी को शेयर करते हो तो ये सजेस्ट क्या करो कि चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। क्योंकि वीडियोस जो है इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस जो है क्या होगा, पहुंचेगा। ठीक है। और मेरा पर्पस ही यही है कि सीजी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन तक ये क्या हो, वीडियोस जो है उन तक पहुंचे। क्योंकि अभी स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, बहुत सारी जगह पर नहीं हो रही हैं। लेकिन अब इससे लॉस किसका हो रहा है, आप लोगों का हो रहा है। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, आपके कंसेप्ट छूट रहे हैं, क्योंकि आपको आगे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के हेल्प के लिए ही मैंने ये चैनल जो है अभी आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग है, 10th से स्टार्ट किया है हमने। आपके जितने भी छोटे भाई बहन होंगे, बड़े भाई बहन होंगे, 9th में 11th में 12th में, उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट करना, क्योंकि उनके लिए भी वीडियो जो है अभी धीरे धीरे आने लगेंगे। ठीक है। और अब आप जो है मेरे को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। आप सब लोग इंस्टाग्राम यूज करते ही होगे। ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम में जो है क्या करना, ओपी पटेल करके आप सर्च करोगे तो आपको इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। हम लोगों की एक पूरी फैमिली क्रिएट हो सकती है, वहां पर हम लोग आपस में क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। कुछ इंस्पिरेशनल आपको वहां पर क्यूटोस मिलेंगे। ठीक है। ताकि आप लोगों को उसको पढ़कर आपके अंदर मोटिवेशन आए। ठीक है। ये सब चीजें इंस्टाग्राम में जो है आपको मिल जाएंगी। मैं आपको इस वीडियो के नीचे में जो है आपको क्या करूंगा, इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप उसमें जाकर आप उसको फॉलो कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो उसको क्या करें, फॉलो करें करके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर 3 वर्ड यूज हुआ है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चीजें शायद ही आप लोगों में से कोई एक ऐसा होगा जिसने इन तीनों का नाम नहीं सुना होगा। ऑलमोस्ट 199.9% लोगों ने इन तीनों वर्ड्स के नाम जो है सुने होंगे, या इसमें से बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है। कि एसिड्स किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं और सॉल्ट जो है किसको बोलते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी हुई। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हो कि जैसे रेड एंट जो है अगर आपके हाथों में या पैरों पे अगर बैठ जाता है, अगर आपको कट कर देता है, तो घर वाले क्या सजेस्ट करते हैं आपको कि जहां पर जो है चींटी काटी है या आंट काटा है वहां पर आप क्या लगा लो, सोप लगा लो। ठीक है। सोप लगाने से क्या होता है देखना, थोड़ी देर बाद जब हम लोग सोप लगाते हैं तो सोप लगाने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो वहां पर फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिक एसिड जो वो आंट जो है प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से हमको जलन होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ठीक होने लगता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो आंट होता है वो हमारे बॉडी में क्या इंसेक्ट कर देता है, क्या इजेक्ट कर देता है, एसिड जो है हमारे बॉडी में इजेक्ट कर देता है। और जब एसिड के साथ अगर हम लोग जिस जगह पर वो काटा हुआ है अगर वहां पर सोप लगा देते हैं, तो ये जो सोप है ये एंटा एसिड जैसा काम करता है, एंटासिड जैसा काम करता है, और वो जो जलन होते रहता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। एक और एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आपके कपड़े में जो है क्या होता है, हल्दी पड़ जाता है, जब आप उसको धोते हो तो वो रेड कलर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और एक और चीज आपने सुना होगा कि जैसे अगर आपने किसी दिन जो है ज्यादा एसिडिक कोई चीज खा ली होती है तो घर वाले आपको क्या बोलते हैं कि बेकिंग सोडा खा लो करके। ठीक है। तो जब हम लोग ज्यादा एसिडिक खाते हैं या फिर हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसमें जब HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि HCl के कारण ही हमारी फूड क्या होती है, डाइजेस्ट होती है। तो जब HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो हमारे पेट में इरिटेशन होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है। वोमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगती है। तो इस चीज को दूर करने के लिए हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा जो है यूज करते हैं, जिससे बेकिंग सोडा को यूज करने से क्या होता है, वो चीजें जो है ठीक हो जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा आपने एक और चीज भी सुनी होगी या आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा
कि जो बर्तन होते हैं, जो चिकनी बर्तन होती हैं, जो ऑयली होती है, उसको साफ करने के लिए जो है लेमन जूस का यूज किया जाता है, टर्मरिक यूज किया जाता है, ताकि उसको क्या किया जा सके, वापस से शाइन किया जा सके। तो ये सब जितने भी मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ के बताए, चाहे वो आंट का हो, चाहे हल्दी का हो, चाहे लेमन जूस का हो, बेकिंग सोडा का हो, वो सब हमारे एसिड्स और बेसिस के क्या है, डेली लाइफ में प्रैक्टिकल यूजेस हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज को हम लोग अब धीरे धीरे जो है डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस। ठीक है, तो देखो अब आपको पता होगा, आपने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा लिटमस पेपर के बारे में। ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में आपने सुना होगा कि लिटमस पेपर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई सा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, हम लोग उसको क्या करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एसिड के रिस्पॉन्स में अलग बिहेवियर करते हैं, बेस के साथ वो क्या करते हैं, अलग बिहेवियर करते हैं। ठीक है, या तो उसके कलर चेंज हो जाएंगे या उसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, या फिर उसमें जो है क्या होगा, कोई रिएक्शन जो है नहीं होगा। तो हमारे पास इस तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस देखते हैं जो कि हमारे चारों तरफ जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे टेमरिन, इसमें क्या होता है, टाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, जो एप्पल होता है उसमें मेलियरिक, क्या बोलते हैं, इसमें मेलिक एसिड जो है उसमें होता है। ठीक है, विनेगर में तो आप सब लोगों को पता होगा कि विनेगर में जो है कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड जो है विनेगर में होता है। ये चीज आपको याद रखना, ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि विनेगर में जो है कौन सा एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। लाइम मतलब चूना, चूना मतलब कौन सा हो गया, ये बेस वाला नेचर का हो गया। ये इधर के जितने भी हमने पढ़े वो सब क्या है, एसिड्स हैं। इधर के जितने भी चीजें हैं ये सब के सब क्या है, बेस हैं। लाइम जो है क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेकिंग सोडा, एंटासिड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब हमारे क्या है, डेली लाइफ में यूज होने वाले एसिड्स और क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि एसिड होता क्या है। अभी तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से कि एसिड किसको बोलते हैं और बेसिस जो है किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड उसको बोलते हैं जो कि टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि एसिड उसको बोलते हैं जो टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है। और बेस क्या होता है, जो टेस्ट में क्या होता है, बीटर होता है। ठीक है, बिटर मतलब कड़वा होता है। उन चीजों को क्या बोला जाता है, बेसिस बोला जाता है। ठीक है, जो खट्टा होता है उसको एसिड बोला जाता है, और जो बिटर होता है मतलब कड़वा होता है उसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। ये तो टेस्ट के बेसिस पर है। अभी हम लोगों को और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जिसके बेसिस पर हम लोग एसिड और बेस को क्या करते हैं, अलग अलग जो है सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब एक और वर्ड आपको समझना है, वो है एल्केलीज। ठीक है, एल्केलीज जो है और बेसिस में क्या डिफरेंस होता है, देखो तो जितने भी बेसिस होते हैं, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो कि बेसिस का काम करते हैं। लेकिन सारे के सारे बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जैसे जो लाइम है, लाइम को अगर आप वाटर के साथ सॉल्युबल करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे कुछ और चीजें हैं, ठीक है, जो दूसरे एसिड बेस जैसा काम करते हैं, कुछ बेसिस जो होते हैं उसमें सॉल्युबल नहीं होते। So those bases that can be dissolved in water are called alkalis। ठीक है, तो ऐसे बेसिस, एसिड की बात नहीं हो रही ना यहाँ पर, बेसिस की बात हो रही। तो ऐसे बेसिस जिसको हम लोग वाटर में क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, या जो खुद ब खुद वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, या ऐसे बेसिस को क्या बोलते हैं, एल्केली बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एल्केली क्या होता है, ऐसे बेसिक्स जो कि वाटर के साथ क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी एसिड है, जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द एसिड एंड बेस। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है क्या दिया है, टेबल एक दिया हुआ है। इस टेबल से हम लोग ये पता कर सकते हैं चेंज ऑफ कलर ऑफ इंडिकेटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ये फिनोप्थिलीन एक तरीके का इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज भी एक तरीके का इंडिकेटर होता है, रेड जूस जो होता है, जूस ऑफ रेड रोज होता है, ये भी क्या होता है, हमारे लिए एक इंडिकेटर का जो है काम जो है करता है। ठीक है, सो फिनोप्थिलीन में जब आप एसिड को ऐड करोगे, देखो यहाँ पर कलर इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जब आप फिनोप्थिलीन को क्या करोगे, एसिड डालोगे, मतलब यहाँ पर फिनोप्थिलीन एक तरीके का इंडिकेटर है। जब आप इसमें लेमन जूस, टर्टरिक एसिड या एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड जब डालोगे तो फिनोप्थिलीन का जो ओरिजिनल कलर है वही कलर यहाँ पर हमको मिलता है। सो नो कलर चेंज।
ठीक है। फिनोप्थिलीन का जब एसिड के साथ आप रिएक्शन करोगे तो अगर कलर में चेंज नहीं होता है तो समझ जाना कि वो चीज जो आपने डाली है वो क्या है, एसिड है। सिंपल है, समझ में आ गया। मतलब आपको क्या करना है, फिनोप्थिलीन लेना है, उसमें कोई सब्सटेंस आपको डालनी है। अगर फिनोप्थिलीन का कलर चेंज नहीं हुआ तो जो सब्सटेंस आपने डाला होगा वो कौन सा होगा, एसिड होगा। ये आपको ऐसे समझना है, ठीक है। उसके बाद जब आप फिनोप्थिलीन में बेस डालोगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस में आता है, ठीक है। जब आप फिनोप्थिलीन में बेस डालोगे तो फिनोप्थिलीन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और क्या कलर बन जाएगा, पिंक कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, कोई सब्सटेंस डालने से अगर फिनोप्थिलीन में कोई कलरिंग चेंज नहीं होता, वो ओरिजिनल जैसा ही रहता है, तो वो सब्सटेंस जो आपने डाला है वो क्या होगा, एसिड होगा। आप पता कर लिए। उसके बाद जब आपने उस पर एक ऐसा सब्सटेंस डाला जिसको डालने के बाद उसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया, तो अगर कलर पिंक हो गया तो समझ लेना वो सब्सटेंस क्या होगा, बेस होगा। ये तो हमने टेस्ट किया किस बेसिस पर, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के हेल्प से, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज अगर आपने लिया और उसमें मान लो आपने एक सब्सटेंस डाला, सब्सटेंस डालने के बाद अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, तो समझ जाना कि वो सब्सटेंस कौन सा होगा, वो सब्सटेंस होगा आपका एसिड। और अगर मिथाइल ऑरेंज में आपने कुछ ऐसा सब्सटेंस डाला जिसको डालने के बाद मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है अगर वो येलो हो जाता है, ठीक है, तो समझ जाना कि मिथाइल ऑरेंज में जिस सब्सटेंस को आपने डाला है वो कौन सा होगा, बेस नेचर का जो है होगा, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज के लिए एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कि मिथाइल ऑरेंज से आप कैसे याद रखोगे कि कौन सा चीज एसिड होगा कौन सा बेस होगा। तो देखो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। आप सबको पता है कि एप्पल जो होता है वो रेड कलर का होता है और बनाना क्या होता है, येलो कलर का। तो इस एप्पल से ए को लेना, ए फॉर एसिड, और रेड, रेड मतलब समझ गए, जब आप डालोगे कोई सब्सटेंस और अगर मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में चेंज हो जाता है तो समझ जाना वो सब्सटेंस कौन सा होगा, एसिड, ठीक है। उसके बाद बी से आपको लेना है बेस, जब आप बेस लोगे और बेस होने का इंडिकेटर क्या है, मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले से भी याद रख सकते हो कि एप्पल से एसिड और एसिड डालने से रेड होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और बी से बेस, बनाना से बेस बनेगा और बेस को जब मिथाइल ऑरेंज में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। सो माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, आप इसे याद रख सकते हो। और फिनोप्थिलीन का तो याद करने का कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि एसिड के साथ नो रिएक्शन, ठीक है, और बेस के साथ क्या होता है, पिंक कलर बन जाता है। तो देखो ये स्टार्ट किससे हुआ है, पी से, तो याद रखना कि ये जो बेस जो होगा वो फिर कौन से कलर देगा आपको, पिंक कलर जो है आपको देगा। ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं, जो रेड रोज का जूस होता है उससे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज जो है एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। अगर आपने एक रेड जूस लिया किसी कंटेनर में और आपने मान लो उसमें कुछ सब्सटेंस डाला, जब आपने उसमें सब्सटेंस डाला तो उसका कलर या तो आपको मिलेगा पिंक कलर या अगर आपको मिलता है ऑरेंज कलर, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई भी कलर आपको डालने के बाद मिलता है तो समझ जाना कि जो सब्सटेंस आपने रेड रोज में डाला होगा वो कौन सा होगा, एसिड होगा। आपको मतलब समझ में आया, ठीक है। मैं एक और बार आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो आप क्या करना, एक बर्तन लेना, एक कंटेनर लेना या फिर कोई ग्लास लेना और उस ग्लास में आप डालोगे क्या, आप उसमें डालना रेड रोज जो है आप उसमें डाल के रखोगे, ठीक है। जब आप रेड रोज डालोगे, ये कंटेनर आपने लिया जिसके भीतर में क्या है, रेड के जूस है, रेड जूस है, इसमें आपने कोई सब्सटेंस डाला, ठीक है। अब वो सब्सटेंस आपको पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस है। जब आपने उस अननोन सब्सटेंस को डाला और अगर आपका कलर पिंक हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है तो समझ जाना कि आपने जो चीज डाली है वो कौन से नेचर की है, एसिड नेचर की है, ठीक है। उसके बाद जब आप एक दूसरा सब्सटेंस डालते हो और उसका कलर या तो ग्रीन हो जाता है या फिर येलो हो जाता है या पर्पल हो जाता है, ग्रीन, येलो और पर्पल हो जाता है, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा होगा, बेस होगा, ठीक है।
तो अब बोलोगे कि सर यहाँ पे ग्रीन येलो पिंक हो रहा है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग बेस को डाला है। अगर कम, अब यहाँ पर भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वीक बेसिस भी होते हैं। तो जब आप वीक वाले बेसिस को डालोगे, वीक मतलब एकदम ज्यादा जो बेसिक नेचर का नहीं होगा, उसको जब डालोगे तो ग्रीन कलर देगा, उससे स्ट्रॉन्ग को डालोगे तो येलो देगा, उससे स्ट्रॉन्ग को डालोगे तो आपको पर्पल देगा। ठीक है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यह पता करना है कि आप इन तीनों के हेल्प से आप एसिड और बेस का डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट जो है कर सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं फिर हम लोग आगे। एक और यहाँ पर डेफिनेशन आपको जो है याद रखनी है, वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, इंडिकेटर रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, नए सब्सटेंस जो है बनाते हैं। और जो नया सब्सटेंस बनाता है, इसी के कारण से क्या होता है, उस इंडिकेटर में कलर चेंज होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, डू यू नो दैट देयर आर सम सब्सटेंस दैट चेंजेस देयर ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। यहां पर हमारे पास साइंस में या हमारे नॉलेज में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो कि कलर चेंज करने के बजाय वो क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल, उसमें गंध जो होती है, जो सुगंध होती है, उसमें चेंज हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑनियन। ठीक है, जब आप ऑनियन में एसिड डालोगे, ऑनियन में आप ओरिजिनल जब ऑनियन को आप स्मेल करोगे तो वो कुछ और ऑर्डर देगा। जब आप उसमें एसिड डालोगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जब आप उसमें बेस डालोगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस में डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर करते हैं, उनके गंध के हिसाब से, उनके खुशबू के हिसाब से या सुगंध के हिसाब से, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आपको एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है, मैं आपको ये एक्टिविटी समझा देता हूं, आप इसको अपने घर में आराम से करके देख सकते हो। ठीक है, साइंस ऐसा चीज है जिसका मतलब होता है करके सीखना। आओ करके सीखें, साइंस का सिंपल मीनिंग क्या होता है, आओ चीजों को प्रैक्टिकल करके हम लोग सीखें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो अभी प्रैक्टिकल करने के लिए है नहीं, तो मैं आपको कैसे नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। और इस चीज को आप क्या करना, खुद ब खुद जो है करके देखना और यह एक्सपीरियंस करना कि क्या वाकई में उसमें उसके ऑर्डर में चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। कट एन ऑनियन एंड रब इट ऑन द पीस ऑफ व्हाइट पेपर। आप एक अनियन लो, उसको काटो और व्हाइट पेपर से उसको रब कर दो। कट दिस पेपर इनटू 3 स्मॉलर पीसेस। जिस पेपर से आपने रब किया है, मान लो ये अनियन है, अनियन को काटा आपने, और जिस इस पेपर से, व्हाइट पेपर से आपने रब किया, इसके 3 टुकड़े कर दो। वन द फर्स्ट पीस पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपके घर में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, तो आप दूसरा एसिड यूज कर सकते हो। दूसरा एसिड में आप क्या यूज कर लेना, आपके घर में लेमन तो होगा ना, लेमन मतलब नींबू। नींबू जो है आप डाल सकते हो, क्योंकि नींबू में भी एसिड ही होता है। ठीक है, भले आपको ऑर्डर कुछ अलग मिल सकता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले कटिंग पेपर में क्या डालना, लेमन जो आपके घर में अवेलेबल है। सेकेंड पेपर में आप क्या डालोगे, ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब आप इसको कहां से, या फिर आप इसके लिए बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हो, या आपके घर में जो खाने का सोडा होगा उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेकेंड विद द थर्ड पेपर। अब आप तीनों, तीसरे वाले पेपर को कुछ नहीं करना है ना, थर्ड पेपर, सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर, आप तीनों को खुद ब खुद स्मेल करके देखो। आपको फर्स्ट और सेकेंड में जो है क्या होगा, उसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, उसका ऑर्डर जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपने पहले वाले में डाला है, तो जिस तरीके का स्मेल आएगा, उस तरीके का स्मेल किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, एसिड को। सेकेंड वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने घर में और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स बना सकते हैं, जैसे जामुन से, ओलेंडर से, जिसको हम लोग कनेर बोलते हैं, फ्लावर से, टर्मरिक से, कंचनार फ्लावर, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप इंडिकेटर जो है क्या कर सकते हो, अपने घर में भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, सो उतना डिटेल हमको जाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने जो आपको एक्सपेरिमेंट बोला, आप करके देखना, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली जब करोगे तो आपको मजा भी आएगा और आप समझ भी जाओगे कि हाँ ऐसा होता है करके। ठीक है, और मैं थियोरेटिकली बताऊंगा तो आपको उतना समझ में अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस।
अभी तो हमने क्या पढ़ा कि एसिड ऐसे चीजें होती हैं जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं और बेस ऐसे चीजें होती हैं जो कि टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे मतलब बीटर होते हैं। अभी सिर्फ हमने ये चीज पढ़ा। उसके बाद सेकेंड चीज हमने क्या पढ़ा कि एसिड और बेस का टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम लोग उनको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम लोग बताते हैं कि ये एसिड नेचर का है कि बेस नेचर का है। ठीक है, तो हम लोग उससे भी क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर्स के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। और क्या क्या इंडिकेटर्स हमने देखा, फिनोप्थिलीन देखा, मिथाइल ऑरेंज देखा, रेड रोज जो है हमने देखा। उसके अलावा भी बहुत सारे होती हैं। तो ये हैं उन एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक प्रॉपर्टी को आपको ध्यान से समझते जाना है, क्योंकि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल, या व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट्स विद द मेटल, या मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है करके। ठीक है, तो उस समय आपको ये प्रॉपर्टीज जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब मेटल आप लोग पढ़े होगे, मेटल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, लस्चरस होते हैं। ठीक है, साइन करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, सोरोनस होते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी रखने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो ये चीज आपको जो मैं बॉक्स में अभी बंद करके दिखा रहा हूं, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि जब एसिड जो है किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एक चीज देता है वो सॉल्ट, और दूसरा क्या देता है, हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलती है। ठीक है, तो एक पॉइंट अपने कॉपी में अगर आप लिखोगे तो सबसे पहला पॉइंट प्रॉपर्टी में आप लिखना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस में, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब देखो, सॉल्ट का मतलब यही नहीं होता है कि जो हम लोग घर में खाते हैं नमक NaCl, उसी को सॉल्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, जिसमें सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सब के सब सॉल्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट का मतलब ये मत समझ जाना कि हमारे घर में जो खाते हैं सर वो वाला सॉल्ट है, उसका फॉर्मूला तो NaCl होता है, लेकिन यहाँ तो ZnCl2 बना। ठीक है, तो जिसमें ये हाइड्रोजन मतलब जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, और क्लोरीन फैमिली जो होती है, अभी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे इसके अगले वाले चैप्टर में, तो जो क्लोरीन फैमिली होती है ग्रुप नंबर 17, जब वो किसी के साथ जुड़ जाती है तो वो बनती है सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट ये भी हो सकता है, CaCl2 भी हो सकता है, CaOH ट्वाइस भी हो सकता है, MgOH ट्वाइस भी हो सकता है। So one of the most important properties what, when acid reacts with the metal it gives salt and hydrogen। ठीक है, एक एग्जांपल आप देख लो यहाँ पर HCl जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो देखो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, जिंक क्लोराइड। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये सब क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये इनके फिजिकल स्टेट होते हैं। जैसे AQ का मतलब होता है एक्यूएस, मतलब लिक्विड जैसा। तो HCl का जो फिजिकल स्टेट है यहाँ पर वो है एक्यूएस, और जो जिंक है, जिंक तो मेटल है, और मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। जब ये दोनों रिएक्शन किए तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बना, और ये जो जिंक क्लोराइड है ये क्या है, एक्यूएस है, मतलब लिक्विड है, और हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो गई तो यहाँ पर ब्रैकेट में G लिख देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप बोलोगे कि सर 2 आ गया, तो आप लोग एक और चीज पढ़ोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्लास 9th में पढ़े होगे केमिस्ट्री में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ये जो साइड होता है ना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सब्सटेंस को बोला जाता है रिएक्टेंट्स, और जो बनते हैं उधर वाले साइड को बोला जाता है प्रोडक्ट। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट के साइड के जितने एटम्स होते हैं उतने ही एटम्स कहां होने चाहिए, प्रोडक्ट के साइड में होने चाहिए। तो इसीलिए देखो यहाँ पर ZnCl2 बना, तो 2 क्लोरीन इधर है लेकिन इधर 1 क्लोरीन था, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, अभी हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर टॉपिक में होगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं होगा तो मैं आपको सेपरेट बता दूंगा कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, और अगर आप कोई भी रिएक्शन एग्जाम में लिख रहे हो तो कॉपी चेक करने वाला सबसे पहले ये देखता है कि वो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग आगे देखेंगे, अगर टॉपिक नहीं दिया होगा तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो दूसरा रिएक्शन, देखो यहाँ पर
सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेस। अब बेस देखो वो भी किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? मेटल के साथ। तो ये क्या दे रहा है? देखो ये फिर से हमको एक्वियस सॉल्यूशन सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज ये याद रखोगे, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब दोनों के दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमको क्या देते हैं? एक तो दोनों में कॉमन है, हाइड्रोजन गैस देता है, और दूसरा क्या होता है? सॉल्ट होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि जब मेटल जो होते हैं कि उसके साथ रिएक्शन तो हमने देख लिया। अब एसिड जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का मतलब समझते हो? जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, इस तरीके के चीजों के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तो क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? तो कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करते हैं, अब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये है HCl। मतलब जब कार्बोनेट और एसिड आपस में रिएक्शन किए तो सबसे पहला चीज हमको मिला सॉल्ट, उसके बाद वाटर का एक मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हुई। जब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा था तो कौन सा गैस रिलीज हो रहा था? हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस देता है भैया? CO2 गैस। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है ये तो है कार्बोनेट के साथ, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर H नहीं है तो इसीलिए इसका सिंपल नाम क्या है? कार्बोनेट। यहाँ पर H आ गया तो इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये भी आपको देता है सॉल्ट, वाटर का एक मॉलिक्यूल, और सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या होता है? CO2 गैस जो है रिलीज होता है। ठीक है, आप ये चीजें याद रखना। आप चाहो तो कॉपी में उस एग्जाम्पल को लिख सकते हो, या आप इसको सेकेंड पॉइंट में अगर आप नोट्स बना रहे होगे तो नोट्स में आप इस छोटे से पॉइंट को क्या कर सकते हो? नोट डाउन कर सकते हो कि जब मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो तीन चीजें देता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है, फिर तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस जब मिलते हैं तो सिंपल सा रिएक्शन होता है, एक सॉल्ट बनता है और वहां से वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? रिलीज होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, नॉन मेटल मतलब गैसेस होंगे, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बना दिया? आपके पास सोडियम सल्फेट और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, चलो अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं केमिकल में, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अभी तो हमने एसिड का मेटल के साथ देखा, नॉन मेटल के साथ देखा, बेस का नॉन मेटल के साथ देखा, लेकिन जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? देखो, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तब आप क्या लिखोगे? व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन टुगेदर दे गिव्स एज सॉल्ट एंड वाटर, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपका दो डेफिनेशन यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। एक तो आप यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ लिया कि एसिड और बेस जब आपस में जुड़ते हैं तो सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट कैसा होता है? ना तो ये एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है। ठीक है, ये आप लोग अलग अलग केसेस में अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एसिड और बेस के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि HCl। HCl क्या है? एसिड है। सोडियम ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। दोनों एक्यूएस है, दोनों लिक्विड है, एक एसिड है और दूसरा क्या है? बेस है। तो जब ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या बना? NaCl। ये आपके घर में मिलता है, खाने वाला सॉल्ट है, और वहां से क्या बना? आपका वाटर। ठीक है,
तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो वो हमको देते हैं सॉल्ट और वाटर। ठीक है, आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो काम का चीज है मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, एक देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड रिएक्ट्स विद द सम मॉलिक्यूल ऑफ बेसिक इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, अपना डेफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हो कि क्या होता है। ठीक है, बाकी एक्टिविटीज हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है नहीं। ठीक है, अब आप अगर आपका स्कूल ओपन होता है तो अगर आपका स्कूल ओपन होता है तो आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को लैब में जाकर प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जब आप लैब में प्रैक्टिकल करते हो तो वो चीजें हमारे लिए ज्यादा इजी होती है। किसी चीज को प्रैक्टिकल करके सीखना जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी तो मैं कहानी जैसा आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं, तो ऐसा होगा तो ऐसा होता है, ऐसा होगा तो ऐसा होता है, लेकिन जब आप खुद करोगे तब आपको इंटरेस्ट भी साइंस में आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमने यहाँ पर डिस्कस की। एसिड और बेस के सॉल्ट क्या बनता है, किसके साथ क्या रिएक्शन होता है, ये चीजें जो है हमने यहाँ पर देखी है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, आयोनाइजेशन के बारे में। एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्वीडिश साइंटिस्ट जिसका नाम है अहिर्नियस। उन्होंने एसिड और बेस को किस तरीके से सेपरेट किया और उन्होंने जो आइडिया हमको दिया कि एसिड ऐसा प्रॉपर्टी रखता है, बेस ऐसा प्रॉपर्टी रखता है, उनके उस रिसर्च के लिए, उनके इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको 1903 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज बोला जाता है नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये जो अहिर्नियस थे स्वीडन के, इनको वो प्राइज जो है मिला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या प्रॉपर्टी बताते हैं इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक क्या करो, शेयर करो। ठीक है, और साइंस के वीडियोस जो हैं हम लोग ट्राई करेंगे कि हाफ एन आवर से लेकर 35 मिनट्स के बीच का ही बने, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है, थ्योरी होता है। ठीक है, और थ्योरी पढ़ने में हमको ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा जो है बोरिंग लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग आपके लिए इसको बना के अच्छे से एनर्जेटिक वे में आपके लिए प्रेजेंट करूं। बस आप ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको एक्चुअल में जरूरत है। ठीक है, अच्छा अभी इंग्लिश मीडियम के ही आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने हिंदी में भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम के आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है उसका रिस्पॉन्स उन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उन लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल लो है। तो अगर उन लोग भी डिमांड करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, तो उनके लिए भी डेफिनेटली वीडियोस आएंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है, करते रहिए। ठीक है, हाँ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, ताकि और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो उससे क्या होता है, 10 लोगों को और पहुंचता है। यूट्यूब का ये रूल होता है कि जब एक सब्सक्राइब करता है तो उसका इंप्रेशन 10 लोगों तक और जाता है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको क्या मिलेंगे, आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, मोटिवेशनल लाइंस मिलेंगी, जिससे पढ़कर आप क्या कर सको, अपने पढ़ाई को और स्ट्रांग बना सकते हो। ठीक है, एक चीज याद रखना। ठीक है, 3 इडियट मूवी आप सबने देखा होगा, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मेरे को मार्क्स लाने, ठीक है, मार्क्स तो लाना ही है। अब मार्क्स के टेंशन आप मत लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मैथ्स और साइंस में आपका अगर प्रैक्टिकल अच्छे से चला गया तो आपको 90 प्लस आराम से आपको मिलेंगे। और मैथ्स में तो आपको ये भी बोल सकता हूं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 भी आपको मिल सकता है, बस आप शिद्दत से प्रैक्टिस करो। क्योंकि मेरे खुद मैथ्स में 99 है, साइंस में 94 या 95 मार्क्स है, सो आई हैव एन आइडिया हाउ टू रिप्रेजेंट इन सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको कैसा लगा, अगर आपको कुछ इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि साइंस का ये पहला वीडियो है, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।